नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे कुंडली में समय का क्या महत्व है, आखिर क्यों बर्थ टाइम का इम्पोर्टेंस माना जाता है और आज के नए परिवेश में, आज के साइंटिफिक युग में क्यों टाइम इतना ऑथेंटिकेट नहीं हो पाता कुंडली में। क्यों ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोगों की कुंडली उनके प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग मैच नहीं करती है। आज जानेंगे उसका थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट। और दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच हो सकता है, थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो सकता है। स्वागत है आपका मेरे चैनल डेस्टिनी अनवेल्ड में। तो मित्रों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कुंडली में नव ग्रह का उपयोग क्यों किया जाता है और आखिर उन नौ ग्रहों को ही हम कुंडली में कंसीडर क्यों करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं हम यहाँ पर हमारा मुख्य ग्रह पृथ्वी के बारे में। तो यदि इस पृथ्वी पर हम बाकी सभी ग्रहों का अगर दृष्टि देखें, विभिन्न ग्रहों के प्रभाव को अगर देखें, तो आप पाएंगे प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में अर्थ पर उसका इफेक्ट होता है। और इसमें से कुछ प्लेनेट हमारे पास हैं, जो है सूर्य, फिर आता है बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, एवं बचे हुए जो तीन प्लेनेट हैं, जो तीन ग्रह हैं, उसमें आता है चंद्र, राहु एवं केतु। जैसा कि हम जानते हैं कि जो चंद्रमा है, ये एक सैटेलाइट है, उपग्रह है, जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इसलिए एज ए प्लेनेट, ज्योतिष में हम इसे प्लेनेट मानते हैं, बट अगर प्राकृतिक तौर पे देखा जाए तो ये चंद्रमा एक उपग्रह है जो पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाता है। राहु और केतु एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पर एक अलग से वीडियो बना लिया जाएगा बाद में। हमारे पास अगर देखा जाए तो इस तरह के 9 ग्रहों को हम पृथ्वी पर डायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसके प्रभाव को यहाँ पर जानते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे सूर्य का प्रभाव, बुध का प्रभाव, राहु का प्रभाव, चंद्र, राहु, केतु, गुरु, मंगल, शनि, इन 9 प्लैनेट्स का पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा क्यों होता है कि अरुण, वरुण और प्लूटो के प्रभाव को ज्योतिषीय गणना में स्थान नहीं दिया जाता? उसका एक सीधा सा जो उत्तर है, जो हम देख सकते हैं कि इनका जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस अर्थ से इनकी दूरी काफ़ी दूर होती है। अर्थ से काफ़ी दूर इनका डिस्टेंस मिलता है। तो अर्थ पर पड़ने वाला इनका जो प्रभाव है, अर्थ पर पड़ने वाला जो इनका ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, जो गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण और बल है, ये पृथ्वी पर पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाता। यही कारण है कि अरुण, वरुण और प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को हम एज ए प्लेनेटरी इन्फ्लुएंशियल प्लेनेट के तौर पर दर्जा नहीं देते हैं। हालांकि गुरु और शनि जो प्लेनेट हैं, इनका भी पृथ्वी से जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो थोड़ी सी ज़्यादा है, बट इनका जो साइज है, इनका अगर आकार देखें, वो पृथ्वी की तुलना में काफ़ी बड़ा है। तो शनि और गुरु एक बड़े प्लेनेट हैं, एक बड़े ग्रह हैं, जिनका प्रभाव हमें पृथ्वी पर देखने को मिलता है। यही कारण है कि शनि जैसे दूर उपस्थित ग्रह का प्रभाव भी पृथ्वी पर देखा जाता है। यही कारण था कि हमारे पुराने ज्योतिष आचार्यों ने शनि और गुरु ग्रह को भी कुंडली में शामिल करा, जबकि प्लूटो, नेपच्यून और यूरेनस को कुंडली में उनके प्रभाव को स्थान नहीं दिया। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, क्या साइंटिफिक रीजन है कि इन प्लेनेट का हमारे कुंडली पर असर पड़ता है। तो इसके लिए सैद्धांतिक रूप से हमें समझना पड़ेगा कि हमारे जो पृथ्वी है, उसके हर एक अणु, परमाणु हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये किससे मिलकर बने होते हैं। थोड़ा सा केमिस्ट्री की बात करूंगा यहाँ पर मैं, बट इसका बेसिक्स के लिए जरूरी है। अब आप समझिएगा कि जितने भी हम एलिमेंट्स पढ़ते हैं, वो जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे नेचर में, 103 एलिमेंट्स है जो नेचुरल, जो प्राकृतिक तौर पर ये एलिमेंट मिलते हैं। ये हर एक एलिमेंट जो है वो एक एटम से मिलकर बनता है, और ये एटम जब कंबाइंड होता है तो एक अणु का रूप लेता है, एक मॉलिक्यूल का रूप लेता है। आप देखेंगे कि हर एटम के केंद्र में एक न्यूक्लियस होता है और आसपास की तरफ इलेक्ट्रॉन गोल घूमते हैं। यदि आप इन इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो वो थोड़ी चर्चा अलग हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन एक लेप्टॉन से, जो एक लाइटर पार्टिकल, एक सूक्ष्म पार्टिकल होता है, और प्रोटॉन और हेड्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक हेड्रॉन्स और ब्रायॉन्स पार्टिकल होते हैं, जो एक क्वार्क से मिलकर बनते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह से वैज्ञानिक कोण रखना थोड़ा सा अ, दर्शकों के लिए मुश्किल होगा। मैं दूसरी बात करता हूँ। आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के अंदर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। ऐसा कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक मैग्नेट के तौर पर ये काम करता है। इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, इसमें चुंबकीय शक्ति होती है। तो देखा जाए तो हमारे जो पूरा शरीर है, ये पूरा शरीर छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बना हुआ है।
और अगर देखा जाए तो हर एक एटम्स जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की अपनी एक फील्ड है। और जब भी इलेक्ट्रॉन सिंगल होगा, एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक चुंबकीय आकर्षण होगा। ऐसा माना जाता है कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एक प्रक्षेत्र की तरह बिहेव करता है। एक छोटा चुंबक मैग्नेटिक चुंबक होता है जो दूर से किसी भी चीज को अट्रैक्ट और रिपल करता है। सामान्य तौर पर ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक रैंडम व्यवस्था में इस तरह से हमारी शरीर में बिखरे होते हैं, जिनका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो हो जाती है ज़ीरो। इसीलिए जब ये प्रक्षेत्र, जब डोमेन्स एक ही दिशा में आ जाते हैं तो इनके अंदर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन पैदा हो जाता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर हमारा शरीर, अगर मानव शरीर एटम से मिलकर बना है, परमाणु से मिलकर बना है और प्रत्येक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन के अंदर एक मैग्नेटिक नेचर है, एक नॉर्थ साउथ वाली प्रॉपर्टी है जो किसी दूसरे नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट अपनी तरफ कर सकती है। अब समझा जाए तो हमारे पृथ्वी पर अगर कोई व्यक्ति है तो इस व्यक्ति के शरीर में इस तरह के मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन्स किसी भी दूरी पर स्थित ग्रह के इलेक्ट्रॉनों से अट्रैक्ट होगा, इससे आकर्षित होगा और जीवन पर्यंत ये डोमेन्स इसको आकर्षण और प्रतिकर्षण से, इसको अट्रैक्शन और रिपल्शन से प्रभावित करेंगे। तो कोई ग्रह जितना बड़ा होता है उसका माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, उसका एक सूक्ष्म स्तर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है हमारे पृथ्वी पर किसी भी जातक पर जिसकी कुंडली का हम निर्धारण इन ग्रहों से करते हैं। अब होता यह है कि पुराने समय में जब भी गर्भधारण होता था तो मान लीजिए अगर किसी स्त्री ने गर्भधारण करा है तो स्त्री किसी एक ही स्थान पर अपना पूरा समय व्यतीत करती थी। मान लिया जाए कि स्त्री, यह एक जातक है जिसका जन्म इस स्थान पर हुआ है और जातक पूरे 9 महीने गर्भ धारण के समय वह इस स्थान को परिवर्तित नहीं करेगा, वह इस स्थान से दूर नहीं जाएगा, क्योंकि उस काल में जब किसी भी तरह की रेल, हवाई जहाज, एरोप्लेन, बस कुछ नहीं था, तो जो साधन थे, जो संसाधन से जहाँ से हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं वो लिमिटेड थे। तो ऐसे केस में देखा जाए तो उस जातक या जातिका को, उस इंसान को एक ही जगह पर रहना पड़ता था और उस एक ही जगह पर रहने से फल ये मिलता था कि जितने भी हमारे प्लेनेट हैं, चाहे वो, अभी मैं यहाँ पर सन को एज ए प्लेनेट कंसिडर कर रहा हूँ बिकॉज मैं कुंडली होरोस्कोप की बात कर रहा हूँ। हालांकि हम जानते हैं कि सोलर सिस्टम, सौर मंडल में सूर्य को एक स्टार माना गया है, तारा माना गया है। तो अगर हम किसी एक जातक की बात करें और वो अगर एक ही स्थान पर अपने पूरे 9 महीने के गर्भ धारण के समय को व्यतीत करता है तो हम देखेंगे कि सूर्य का पड़ने वाला उस पर प्रभाव मरकुरी का, वीनस का, मार्स मंगल का, गुरु का, शनि का एवं राहु और केतु जैसे इंटरसेक्शन पॉइंट जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, और चंद्रमा का प्रभाव जो एक सैटेलाइट है इस जातक पर एक नियत रूप से कांस्टेंट फॉर्म में इस पर लगेगा। और इसीलिए जब इस स्थान पर किसी जातक का जन्म होता है तो इस स्थान का एक विशेष प्रभाव होता है। मान लीजिए किसी जातक का जन्म अगर वाराणसी जिले में हुआ है तो वाराणसी जिले के जो अक्षांतर और देशांतर डिग्रियां हैं, ये डिग्रियां एक फिक्स होंगी, कांस्टेंट होंगी, जो जीवन पर्यंत में बदलेंगी नहीं। और उन फिक्स्ड डिग्रियों में, उन फिक्स्ड लेटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड डिग्रीज में कभी भी आपको कोई चेंज, वेरिएशन नहीं मिलेगा। यही कारण है कि जब उस जातक की कुंडली बनाई जाएगी तो एक निश्चित स्थान पर जब उसका जन्म होगा, निश्चित स्थान से कहने का मतलब यह है कि वह व्यक्ति किसी एक ही स्थान पर जन्म हुआ है। इसका कहने का मतलब है कि जिस बच्चे का जन्म होता है उसकी माता ने 9 महीने का गर्भधारण उसी स्थान पर करा था। यदि वह गर्भधारण के समय अलग अलग स्थानों पर विचरण करें, मूवमेंट करें, तो आप देखिएगा कि उनका जो टाइम पीरियड होगा वो कॉन्स्टेंटली, जो इफेक्ट है, जो डिफरेंट प्लेनेट्स का इफेक्ट है उनकी बॉडी पर, वो कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है। अब फाइनली मान लीजिए हुआ ऐसा कि एक महिला है जिन्होंने कभी वाराणसी में रहे गर्भधारण के दौरान, कभी वो जम्मू कश्मीर में रहे, कभी कन्याकुमारी में रहे, कभी वो मान लीजिए किसी दूसरे देश प्रदेश में चले गए, लेकिन अंतिम समय में 90 महीने में उन्होंने जन्म किसी गुजरात के बड़ौदा सिटी में दिया। अब जब जातक की कुंडली बनाई जाएगी, बच्चे की कुंडली बनाई जाएगी, तो जातक का जन्म स्थान पूछा जाएगा और जातक का जन्म स्थान बताया जाएगा बड़ौदा। लेकिन देखने में ये आता है कि 9 महीने के दौरान बच्चे की माँ का अगर स्थान देखा जाए
तो विभिन्न विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में था जहां पर इनका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन और पुल डिफरेंट था। तो जब हम एक कांस्टेंट प्लेस पर नहीं रहते हैं तो हमारे डोमेन्स पर लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स भी वेरी करता है। और यही रीजन है कि जब बच्चे की कुंडली का फाइनल हम होरोस्कोप क्रिएट करते हैं, जब कुंडली बनाते हैं, तो वो कंप्लीटली डिफरेंट होती है या फिर एक पार्शियली आंशिक रूप से उसमें कुछ परिवर्तन आता है। तो ऐसी महिलाएं जिनका गर्भ धारण के दौरान एक ही स्थान रहा हो, उनके बच्चे की जन्म कुंडली की सटीकताएं ज्यादा होंगी, क्योंकि उनके जन्म स्थान का एक सैद्धांतिक रूप से फंडामेंटल फॉर्म में वो ज्यादा स्ट्रोंग रहेगा। और ऐसे केस में जो भविष्यवाणियां की जाती हैं वो ज्यादा सटीक होती हैं। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता था कि यदि आज के परिवेश में जहाँ पर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में बहुत कम समय लगाते हैं, जहाँ पर विदेश यात्राएं बहुत सुलभ और सुगम है, ऐसे केसेस में आप देखेंगे कि जातक या जातिका की कुंडली में जब हम भविष्यवाणी करते हैं, जब हम होरोस्कोप देखकर कुछ प्रिडिक्शन करते हैं, तो कई बार सही नहीं होता। उसका रीजन ये है कि उसके डोमेन्स को एक कांस्टेंट फोर्स पुल ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं मिला। और हमने जो डेट ऑफ बर्थ डाली, वो डेट ऑफ बर्थ एक ऐसी लोकेशन की डाली जिसके लिए हमने जब लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड जब उसकी डिग्रीज वहां पर पुट करी, तो हमें कुछ आंसर अलग मिला, डिफरेंट मिला। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने ये समझा कि क्यों जन्म स्थान का कुंडली बनाते समय एक विशेष महत्व है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।